चलिए, कलचुरी वंश को हम लोग क्या करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं। ठीक है, कलचुरी वंश से संबंधित मेरे ख्याल से ये आपका भाग 4 है ना, ये कलचुरी वंश का चौथा वीडियो होगा। इसके पहले 3 वीडियो और आ चुका है। ठीक है, और लगभग आपको समय याद रखना है 781 साल के आसपास इनका क्या छत्तीसगढ़ में शासन रहता है ना। उसके बाद कुछ अप्रत्यक्ष भी शासन देखने को मिलते हैं इनके। तो पहले आप उन तीनों वीडियो को देखेंगे, उसके बाद दिन फिर इस वीडियो में आएंगे। ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि इसके संस्थापक है ना, कि इसकी स्थापना कैसे हुआ। उसके बाद इनके जो संस्थापक थे कलिंग राज, उनके बाद जितने भी कलचुरी वंश के जो शासक आए है ना, उन सब के बारे में इसमें क्या है, इसके पहले के वीडियो में है ना पढ़ाया गया है। तो आप उसके बाद उसको कंटिन्यू करेंगे। चलिए, कलचुरी वंश में आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और शासक का नाम है जगतदेव। ठीक है, कलचुरी वंश में हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज शासक का नाम है जगतदेव है ना। जगतदेव के बारे में सबसे पहले तो याद रखना है कि कलचुरी वंश के क्या थे, शासक थे। ठीक है, साथ ही जगतदेव की जो पत्नी है उसका नाम है सुमल्ला देवी। ठीक है, जगतदेव की जो पत्नी है उसका नाम क्या है, तो सुमल्ला देवी। ठीक, तो जगतदेव के बारे में याद रखना है कि उनकी पत्नी का नाम है सुमल्ला देवी। और साथ ही इसके बाद जगतदेव के शासनकाल में जो युद्ध होता है ना, युद्ध से संबंधित कुछ चीज़ें होती हैं, उसको देखते हैं कि गंग राजाओं का ये क्या करते हैं, उनके साथ युद्ध करते हैं और गंग राजाओं का ये दमन कर देते हैं। ठीक है, दमन का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या समझ रहे हैं कि गंग राजाओं के साथ जब युद्ध करते हैं तो उनको पूरी तरीके से ये क्या करते हैं, निस्ता नाबूद कर देते हैं है ना, उनके शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं। ठीक, उनके शासन को है ना, गंग राजाओं के शासन को पूरी तरीके से समाप्त कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, उनको पूरी तरीके से निस्ता नाबूद कर देते हैं। तो देखिए, जगतदेव के युद्ध के बारे में आपको जानकारी मिलती है कि ये क्या है, गंग राजाओं से युद्ध करते हैं। ठीक है, और युद्ध में उनको पूरी तरीके से नष्ट कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं, उनको पूरी तरीके से दमन कर देते हैं। ठीक, और युद्ध के बारे में जगतदेव से संबंधित है ना, जगतदेव जो कलचुरी शासक है, और युद्ध के बारे में इनसे संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये हमें इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो आपको याद रखना है ना। जगतदेव में गंग राजा के साथ जो युद्ध होता है, इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो खरोद शिलालेख से। कहाँ, तो याद रखना है आपको, खरोद शिलालेख से इसके बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक, तो जगतदेव जो है गंग राजाओं के साथ युद्ध करते हैं है ना, इसके बारे में संबंधित जानकारी हमें मिलती है खरोद शिलालेख से। ठीक है, साथ ही जगतदेव के बारे में एक चीज़ और याद रखना कि जब जाजलदेव द्रुति की मृत्यु हुई रहती है, उस समय भी ये गंग राजाओं से क्या करते रहते हैं, युद्ध करते रहते थे। ठीक है, जब जाजलदेव द्रुति की मृत्यु होती है, ये उनके छोटे भाई होते हैं जगतदेव। ठीक है, जगतदेव जो है जाजलदेव द्रुति के छोटे भाई होते हैं, और जिस समय जाजलदेव द्रुति की मृत्यु हुई थी, उस समय ये गंग राजाओं के साथ क्या कर रहे थे, तो युद्ध कर रहे थे। ठीक है, ये पूरी बातें हो गई किसके बारे में, तो जगतदेव के बारे में, आपको याद रखना है। ठीक, चलिए, जगतदेव के बारे में खैर इतनी बातों को आप याद रखेंगे कि इनकी पत्नी का नाम सुमल्ला देवी थी है ना, और साथ ही ये खरोद शिलालेख में जानकारी मिलती है कि ये गंग राजाओं से क्या करते हैं, युद्ध करते हैं, उनका दमन करते हैं। ठीक, चलिए, अब रत्नदेव तृतीय से संबंधित चीज़ें आप देखेंगे। ठीक है, जगतदेव के बाद अगले आने वाले कलचुरी शासक का नाम है रत्नदेव तृतीय। क्या नाम है, तो रत्नदेव तृतीय। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के समय जो शासनकाल की स्थिति थी है ना, ये जब शासन कर रहे थे तो उस समय राज्य में क्या थी, अराजकता क्या थी, अपने पूर्ण है ना, अपने चरम सीमा पर थी। स्थिति जो है बहुत ही नाजुक थी है ना, किसी भी प्रकार का केंद्रीय प्रशासनिक नियंत्रण आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो रत्नदेव तृतीय जब शासन करते हैं है ना, तो देखने को क्या मिलता है कि इनके शासनकाल में जो अराजकता की स्थिति है ना, जो शासन का जो नियंत्रण होता है ना, प्रशासनिक नियंत्रण या राजनीतिक से नियंत्रण, वो लोगों पे या आम लोगों पे क्या था, बिल्कुल न के बराबर था, जिसके कारण स्थितियाँ जो है क्या हो गई थी, खराब हो गई थी। तो रत्नदेव तृतीय के बारे में आपने देखा कि अराजक स्थिति है ना, इनके शासनकाल में अराजक स्थिति आपको देखने को मिलेगी, और इसकी जानकारी हमें खरोद शिलालेख से मिलती है। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल और साथ ही इनके पहले जो शासन करने वाले हैं जगतदेव, इन दोनों के बारे में जानकारी हमें खरोद शिलालेख से मिलती है। और रत्नदेव तृतीय में आप देखेंगे कि इनके शासनकाल में क्या तो अराजक स्थिति है ना, रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में अराजक स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और रत्नदेव तृतीय के संबंध में आप याद रखेंगे इनकी 2 पत्नियां थी, एक का नाम रल्हा और दूसरे का नाम था पद्मा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में ये याद रखेंगे कि एक का नाम है रल्हा और दूसरे का नाम है पद्मा। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बारे में आप याद रखेंगे कि रत्नदेव तृतीय की एक पत्नी का नाम है रल्हा और दूसरी पत्नी का नाम है पद्मा।
ठीक है। साथ ही रत्नदेव तृतीय के संबंध में एक चीज़ और याद रखना कि जब अराजक स्थिति इनके शासनकाल के दौरान हुई थी तो इन्होंने एक गंगाधर नामक विद्वान ब्राह्मण को, ठीक है, अपने शासनकाल में प्रधानमंत्री बनाया था। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा कि रत्नदेव तृतीय के शासनकाल में जब अराजक स्थिति उत्पन्न हुई तो उसको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने गंगाधर नामक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री बनाया था। और गंगाधर ने, है ना, जैसा कि रत्नदेव तृतीय का जो अनुमान था कि गंगाधर को प्रधानमंत्री बनाने के बाद जो राज्य की स्थिति में क्या होगा, परिवर्तन होगा, स्थिति राज्य की क्या हो जाएगी, प्रशासनिक और राजनीतिक अनुकूल बनेगी। तो वैसा ही हुआ, राज्य की जो स्थिति थी अराजकता की उसको नियंत्रित किया किसने, तो गंगाधर नामक ब्राह्मण ने। ठीक है, और इसकी जानकारी हमें खरोद शिलालेख से मिलती है। इसकी जानकारी हमें कहाँ से, तो खरोद शिलालेख से मिलती है। ठीक, यहाँ पर आपने देखा कि गंगाधर नामक जो ब्राह्मण है ना, जिनको प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता है रत्नदेव तृतीय के द्वारा, ये जो है राज्य में जो अराजकता की स्थिति होती है उसको क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं, उसको कंट्रोल करने में सफल हो जाते हैं। साथ ही जो गंगाधर नामक ब्राह्मण है ये लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरोद में मंदिर का निर्माण करवाते हैं। ठीक है, गंगाधर नाम के जो ब्राह्मण होते हैं, है ना, जिनको प्रधानमंत्री नियुक्ति किया जाता है, वो खरोद में लक्ष्मणेश्वर मंदिर और, है ना, वो जो है लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरोद मंदिर का निर्माण कराते हैं। आपको याद रखना है। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री कौन है, तो आपको याद रखना है गंगाधर नाम के जो ब्राह्मण होते हैं वो रत्नदेव तृतीय के प्रधानमंत्री हैं, और गंगाधर ने ही लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरोद मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, अब देखिए रत्नदेव तृतीय ने, है ना, रत्नदेव तृतीय ने अपने शासनकाल के दौरान जो निर्माण कराया था उनमें देखेंगे रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर में लखनी देवी, जिसको एकवीरा मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। ठीक है, रत्नदेव तृतीय ने रतनपुर में लखनी देवी मंदिर, जिसको एकवीरा मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण करवाया। और साथ ही रतनपुर में पूरा राती, है ना, जिसको शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसका भी निर्माण करवाया। देखिए रत्नदेव तृतीय ने अपने शासनकाल में रतनपुर में लखनी देवी मंदिर, जिसको एकवीरा मंदिर कहते हैं, उसका निर्माण करवाया। और साथ ही पूरा राती, जिसको शिव मंदिर कहते हैं, उसका भी निर्माण करवाया। ठीक, ये हो गई रत्नदेव तृतीय के बारे में बातें। रत्नदेव तृतीय के बारे में आपको इतना ही याद रखना है कि इनकी जब शासनकाल इन्होंने संभाला था तो स्थिति जो है बहुत नाजुक थी। इनके जो शासन क्षेत्र की, है ना, अराजकता की स्थिति क्या है, अपनी चरम सीमा पर थी। इन्होंने देखा और अपना एक, ठीक है, इन्होंने जो वर्तमान में जो शासन का स्थिति था उसको देखा और उसके बाद गंगाधर नामक ब्राह्मण को प्रधानमंत्री नियुक्ति किए। ठीक है, और इनके अनुमान के अनुसार ही, है ना, गंगाधर नामक ब्राह्मण जो है क्या करते हैं, स्थिति को नियंत्रित करते हैं। इसके बारे में जानकारी खरोद शिलालेख में मिलती है। साथ ही गंगाधर जो नाम के जो ब्राह्मण है, जो प्रधानमंत्री होते हैं, वो लक्ष्मणेश्वर मंदिर और खरोद मंदिर का निर्माण करते हैं। साथ ही रतनपुर में लखनी देवी या एकवीरा मंदिर का निर्माण जो है ये रत्नदेव तृतीय के द्वारा किया जाता है। और रतनपुर में ही पूरा राती, जिसको शिव मंदिर भी कहा जाता है, इसका निर्माण भी रत्नदेव तृतीय के द्वारा किया जाता है। चलिए, अब ये रत्नदेव तृतीय के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे आप प्रताप मल्ल के बारे में। ठीक है, रत्नदेव तृतीय के बाद अगला जो शासक होते हैं, कलचुरी शासक, नाम है प्रताप मल्ल। क्या नाम है, तो प्रताप मल्ल। प्रताप मल्ल के बारे में याद रखना कि सबसे कम उम्र के प्रतापी शासक हैं। ठीक है, प्रताप मल्ल जो है सबसे कम उम्र के प्रतापी शासक होते हैं। ठीक है, और प्रताप मल्ल की 3 ताम्रपत्र हमें क्या है, इनके शासनकाल में देखने को मिला है। ठीक है, प्रताप मल्ल जो है कम उम्र के प्रतापी शासक होते हैं, याद रखना है को। प्रताप मल्ल के बारे में याद रखने के कलचुरी वंश के कम उम्र के प्रतापी शासक होते हैं। इनके 3 ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, प्रताप मल्ल की कितने, तो 3 ताम्रपत्र आपको देखने को मिलेंगे। पेड्रा बांध 1213 ईस्वी, कुनारी 1216 ईस्वी और बिलाईगढ़ 1217 ईस्वी। ठीक है, प्रताप मल्ल के 3 पात्र आपको देखने को मिलेंगे। ये 3 पात्र आप देखने को मिलेंगे, पेंड्रा बांध 1213 ईस्वी को, कुनारी 1216 ईस्वी को और बिलाईगढ़ 1217 ईस्वी को। अब प्रताप मल्ल के जो सिक्के देखेंगे, ये इन्होंने तांबे के सिक्के जारी करे। ठीक है, प्रताप मल्ल ने क्या, तो तांबे के सिक्के जारी किए। और सिक्के का जो आकार है वो चक्राकार होता था, साथ में षष्ठ कोणाकार 6 कोणों आकार का होता था। ठीक है, प्रताप मल्ल के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने तांबे के सिक्के जारी किए, है ना। प्रताप मल्ल ने क्या, तो तांबे के सिक्के जारी किए और तांबे का जो आकृति है वो चक्राकार, है ना, 4 कारों में होता था और साथ में षष्ठ कोणाकार 6 कोण के आकार का होता था। और इस सिक्के में सिंह और कटार की आकृति क्या थी, खंचित थी। ठीक है,
तो प्रताप मल्ल ने जो सिक्के जारी किए वो कैसा होता था, तो याद रखना है चक्राकार होता था, साथ ही छह कोणों के आकार का होता था और उस सिक्के में सिंह और कटार की आकृति खंचित थी। ठीक है, तांबे के सिक्के में सिंह और कटार की आकृति खंचित किसने करवाई, तो प्रताप मल्ल ने, आपको याद रखना है। ठीक, अब देखिए प्रताप मल्ल के ही सामंत होते हैं, नाम आपको याद रखना है जसराज या यशोराज, एक ही व्यक्ति के दो अलग अलग नाम हैं। इसके बारे में जानकारी हमें बोरिया अभिलेख से मिलती है। ठीक है, प्रताप मल्ल के सामंत नाम है जसराज या यशोराज। ठीक है, इनके बारे में जानकारी हमें बोरिया अभिलेख से मिलती है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे प्रताप मल्ल के सामंत होते हैं जसराज और यशोराज, इनके बारे में जानकारी हमें बोरिया अभिलेख से मिलती है। और साथ ही याद रखना कि जो कलचुरी संवत इनके द्वारा चलाया जाता है उसका अंतिम बार प्रयोग भी प्रताप मल्ल के द्वारा किया जाता है। ठीक है, जो कलचुरी संवत चल रहा था उसका अंतिम बार प्रयोग जो है प्रताप मल्ल के द्वारा किया जाता है। प्रताप मल्ल के आगे है ना शासन करने वाले शासकों में आप कलचुरी संवत का प्रयोग होते हुए नहीं देखेंगे। ठीक है, ये हो गई प्रताप मल्ल से संबंधित बातें। प्रताप मल्ल के बारे में याद रखना सबसे कम उम्र के प्रतापी शासक है। 3 ताम्रपत्र इतने देखे गए हैं, पेंड्राबाद, कोनारी और बिलाईगढ़ में इन्होंने तांबे के सिक्के जारी करवाए जो चक्राकार और षष्ठ कोणाकार के होते हैं और तांबे के सिक्के में सिंह और कटार की आकृति खंचित थी। ठीक है, जसराज और यशोराज जो है प्रताप मल्ल के सामंत होते थे, इसके बारे में जानकारी बोरिया अभिलेख से मिलती है। साथ ही कलचुरी संवत का जो अंतिम बार प्रयोग किया, ये पूरी बातें हो गई प्रताप मल्ल के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं बहारेंद्र शाह, है ना, इंपॉर्टेंट है ये शासक जो है कलचुरी वंश का। ठीक है, इनके समय में कुछ महत्वपूर्ण कार्य हुए हैं। ठीक है, जिसको हम अभी आगे पढ़ेंगे। ठीक, तो बहारेंद्र शाह के बारे में याद रखना, इन्होंने कोसगाई कोरबा को, है ना, कोसगाई जो कोरबा जिले में स्थित है इसको राजधानी बनाया था। ठीक है, कोसगाई जो कोरबा जिले में स्थित है इसको राजधानी बनाया था किसने, तो बहारेंद्र शाह ने। ठीक है, आपको याद रखना है कोसगाई जो कोरबा जिले में स्थित है इसको राजधानी बनाया किसने, तो बहारेंद्र शाह ने। साथ ही लूटपाट की घटना उस समय इस क्षेत्र में बहुत होती थी। कौन से क्षेत्र में, तो रतनपुर में। ठीक है, इनके शासनकाल में, है ना, लूटपाट की घटना रतनपुर क्षेत्र में देखने को मिली, जिसके कारण राजकोष को, है ना, राजकोष जहाँ पैसा, है ना, पैसा को क्या रखा जाता था, पैसा सोने चांदी को रखा जाता था, राजकोष रतनपुर से छुरी कोसगाई इन्होंने क्या किया, स्थानांतरित कर दिया। और शासन जो है अब यह कहाँ से चलाने लगे, तो छुरी कोसगाई से। यहीं से इन्होंने क्या किया, छुरी कोसगाई में जैसे ही इन्होंने राजकोष को स्थानांतरित किया रतनपुर से, वहीं पे इन्होंने शासन करना चालू कर दिया। कोसगाई को ही, जो छुरी कोसगाई है उसी को ही क्या कर दिया, राजधानी बना दिया और वहीं पर छुरी कोसगाई में ही कोषागार का निर्माण किया। ठीक, बहारेंद्र शाह के बारे में आपने देखा कि इन्होंने छुरी कोसगाई को क्या करते हैं, जो कोरबा में स्थित है उसको राजधानी बनाते हैं, क्योंकि उस समय लूटपाट की घटना जो है इनके शासनकाल में बहुत, है ना, बहुत ज़्यादा मात्रा में देखी गई थी, है ना, जिसके कारण राजकोष को ये रतनपुर से स्थानांतरित कर देते हैं छुरी कोसगाई, और छुरी कोसगाई से ही छुरी कोसगाई को ही राजधानी बनाकर वहीं से शासन करने लगते हैं और छुरी कोसगाई में ही कोषागार का निर्माण करते हैं। ठीक है, बहारेंद्र शाह से संबंधित याद रखना कि इनके 2 शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे रतनपुर और कोसगाई में। ठीक है, बहारेंद्र शाह से संबंधित चीज़ों के बारे में आपको याद रखना है कि इनके 2 शिलालेख देखने को मिलते हैं रतनपुर और कोसगाई में। ठीक है, बहारेंद्र शाह के से संबंधित चीज़ों के बारे में याद रखना कि बहारेंद्र शाह के 2 शिलालेख आपको देखने को मिलेंगे, एक छुरी कोसगाई में और दूसरा रतनपुर में। देखिए, और बहारेंद्र शाह के जो अभिलेख हैं उसमें कुछ नाम आपको उल्लेख हुए मिलते हैं, जिसमें सिंघड़, इंधिर, मदन ब्रह्म, रामचंद्र, रत्नदेव। ठीक है, तो बहारेंद्र शाह के अभिलेख से हमें कुछ लोगों के नाम का उल्लेख क्या है मिलता है, जैसे सिंघड़, इंधिर, मदन ब्रह्म, रामचंद्र व रत्नदेव। इनके नामों का उल्लेख आपको कहाँ मिलेगा, तो बहारेंद्र शाह के अभिलेख में। साथ ही देखिएगा इनके शासनकाल में, बहारेंद्र शाह के शासनकाल में मांडू के नाम है महमूद खिलजी, है ना, नाम है महमूद खिलजी, ये आक्रमण करते हैं। ठीक है, बहारेंद्र शाह के समय आपको युद्ध देखने को मिलेगा कि मांडू के महमूद खिलजी इनके शासन क्षेत्र में आक्रमण करते हैं और उसके बाद बहारेंद्र शाह क्या है ना, युद्ध का डटकर मुकाबला करते हैं और सोन नदी तक जो है महमूद खिलजी को खदेड़ देते हैं। ठीक है, तो बहारेंद्र शाह के शासनकाल में आपको युद्ध देखने को मिलता है कि मांडू के महमूद खिलजी जो है इन पर आक्रमण करते हैं और, है ना, बहारेंद्र शाह उनके बीच युद्ध होता है और बहारेंद्र शाह जो है महमूद खिलजी को सोन नदी तक खदेड़ देते हैं। ठीक है, कहाँ तक, तो सोन नदी तक खदेड़ देते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि बहारेंद्र शाह के समय मांडू के महमूद खिलजी इन पर आक्रमण करते हैं और बहारेंद्र शाह जो है इसका क्या करते हैं, डट कर मुकाबला करते हैं। साथ ही महमूद खिलजी को युद्ध में क्या करते हैं, परास्त कर सोन नदी तक खदेड़ देते हैं। ठीक है, और इस युद्ध में जो सैन्य सहयोग किया गया था वो
बिसाई ठाकुर जो बिंजवार जनजाति के थे इनके द्वारा किया गया था, और सैन्य सहयोग के बदले इनको सोना खान का जमींदार क्या किया गया, प्रदान किया गया। ठीक है, आपको इसी युद्ध में जो सैन्य सहयोग है ना, वो किया गया था बिसाई ठाकुर जो बिंजवार जनजाति के हैं उनके द्वारा, बिसाई ठाकुर बिंजवार के द्वारा, और इसी सैन्य सहयोग के बदले है ना, जो युद्ध में ये जो सहायता करते हैं कौन, तो बिसाई ठाकुर बिंजवार, इसी की जो युद्ध में जो सहायता किया जाता है उसी के बदले सोना खान की जिम्मेदारी इनको क्या की जाती है, प्रदान की जाती है। यहाँ पर आपने देखा कि मांडू के महमूद खिलजी क्या करते हैं, भारेंद्र शाह के शासनकाल में आक्रमण करते हैं। ठीक है, और भारेंद्र शाह जो है उनको युद्ध में परास्त कर सोन नदी तक खदेड़ देते हैं, और इस युद्ध में जो है बिसाई ठाकुर बिंजवार नामक व्यक्ति के द्वारा है ना, इनको सैन्य सहयोग है वो प्रदान किया जाता है, युद्ध वाला सहयोग प्रदान किया जाता है, जिसके कारण इसको सोना खान की क्या जिम्मेदारी सौंप दी जाती है। ठीक है, उसी प्रकार ये जो है कोसगाई में कोसगाई किले का निर्माण करते हैं, है ना। कोसगाई में जो देखिए कोसगाई किले का तो निर्माण नहीं, लेकिन कोसगाई किले जो होता है उसके अधिपति के रूप में, क्योंकि कोसगाई किले का निर्माण हम लोगों ने कल के क्लास के बुक में पढ़ा है। ठीक है, कि कोसगाई के किले का निर्माण किसने किया था और साथ में वहाँ मंदिर का, तो आप पिछला वाला वीडियो देखेंगे, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। तो कोसगाई किले में है ना जो अधिपति है, ठीक है, कोसगाई किले जो बना हुआ था उसका अधिपति एक व्यक्ति नाम है घाटम देव, इसको नियुक्त कर कोसगाई किलों को उनको सौंप देते हैं। भारेंद्र शाह के बारे में आपको याद रखना है कि कोसगाई किले है ना उसके रक्षा और सुरक्षा से संबंधित बातों को ध्यान में रखते हुए घाट ममदेव, ठीक है, घाट ममदेव के नाम के एक अधिपति को क्या करते हैं, नियुक्त करते हैं, और उन्हें कोसगाई किलों को क्या करते हैं, सौंप देते हैं। ठीक है, चलिए ये पूरी बातें हो गई भारेंद्र शाह के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं किसके बारे में, तो अगला है कल्याण शाह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तो कल्याण शाह के बारे में। कल्याण शाह जो के बारे में याद रखना है, ये अकबर और जहांगीर के समकालीन होते हैं। ठीक है, कल्याण शाह के बारे में आपको याद रखना है कि ये जो है अकबर और जहांगीर के समकालीन होते हैं। साथ ही जो छत्तीसगढ़ में है ना गोपल्ला गीत गाया जाता है, उसमें जहांगीर को 8 वर्षों तक बंदी बनाया गया है, ऐसा क्या है उल्लेख देखने को मिलता है या ऐसा सुनने को मिलता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो गोपल्ला गीत गाया जाता है ना, उसमें जहांगीर जो है 8 वर्षों तक बंदी बनाकर या 8 वर्षों तक नजरबंद करके रखते हैं, ऐसी जानकारी हमें मिलती है किसको, तो कल्याण शाह को। ठीक है, छत्तीसगढ़ में जो गोपल्ला गीत गाया जाता है, इसमें कल्याण शाह को जहांगीर के द्वारा 8 वर्षों तक बंदी या नजरबंद करके रखा जाता है, ऐसी जानकारी मिलती है। साथ ही तुजू के जहांगीरी जो जहांगीर की आत्मकथा है ना, उसके अनुसार जहांगीर का पुत्र नाम है परवेज। ठीक है, तुजू के जहांगीरी, ठीक है, ये जहांगीर का क्या है, आत्मकथा है ना, और उनके पुत्र जहांगीर के पुत्र परवेज द्वारा कल्याण शाह को दिल्ली दरबार में क्या किया जाता है, लेके जाया जाता है, और साथ ही गोपाल राय नामक पहलवान जो है उन्हें दिल्ली से मुक्त कराते हैं। देखिए तुजू के जहांगीरी जो है जहांगीर की आत्मकथा है, इसके अनुसार जहांगीर का जो पुत्र है नाम है परवेज, ये जो है कल्याण शाह को क्या करते हैं, है ना, दिल्ली दरबार में लेके जाते हैं, और क्या करते हैं उसके बाद इनको बंदी बना लिया जाता है। जहां बाद में आपने देखेंगे कि गोपाल राय नाम का एक पहलवान होता है उस समय, है ना, वो क्या करता है, वो दिल्ली जाते हैं और अपने पहलवानी के कर्तव्य दिखाकर क्या करते हैं, कल्याण शाह जी को दिल्ली से मुक्त करते हैं और वापस लाते हैं। साथ ही है ना इनके पहलवानी के कर्तव्य देखकर जो है जहांगीर है ना वो क्या करते हैं, इनको कुछ इनाम भी देते हैं, और साथ में इनका जो राजस्व से संबंधित चीज़ें हैं, ठीक है, जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ यहाँ पैसों का निर्धारण हुआ रहता है, ठीक है, तखोली का, जिसको क्या होना रहता है, कल्याण शाह के द्वारा जहांगीर को क्या करना रहता है, भेजना रहता है, वो भेज नहीं पाते हैं, इसी कारण इनको बंदी बना लिया जाता है। ठीक, चलिए ये बातें हो गई किसके बारे में, तो कल्याण शाह के बारे में। ये पूरी बातें हो गई कल्याण शाह के बारे में। अब चलिए कल्याण शाह के बारे में हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, बाबू रेवाराम के अनुसार कल्याण शाह और वहाँ के जो राजस्व अधिकारी होते हैं, है ना, मांडला के राजस्व अधिकारी, इनके बीच क्या होता है, पैसे के मामलों को लेकर, है ना, कर संबंधित मामलों को लेकर, या जो तकोली दिया जाता है उस संबंधित मामलों को लेकर क्या होता है, विवाद होता है, और अकबर इनको दरबार में बुलाते हैं और 8 वर्षों तक बंदी बनाकर रखते हैं। ठीक है, बाबू जो रेवाराम है, इनके अनुसार जो कल्याण शाह है ना, और मांडला के राजस्व अधिकारी के बीच क्या होता है, विवाद होता है, और अकबर जो है इनको अपने दरबार में बुलाते हैं और 8 वर्षों तक क्या करते हैं, बंदी बनाकर रखते हैं। उसी प्रकार शिवदत्त शास्त्री के अनुसार, है ना, जो गोपाल राय नामक पहलवान होता है, ठीक है, जिनको गोपल्ला वीर भी कहा जाता है, याद रखेंगे, शिवदत्त शास्त्री के अनुसार गोपाल राय नाम का जो पहलवान होता है, ठीक है, और गोपाल राय को जो है गोपल्ला वीर के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है राजा जहांगीर के दरबार में जाते हैं और
ठीक है, और कल्याण साय को मुक्ति दिला के दिल्ली से वापस ले आते हैं। ठीक है, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, ये अपने पहलवानी का करतब दिखाते हैं और जहांगीर जो है उनके पहलवानी करतब से खुश हो जाते हैं और अपने राजा कल्याण साय को क्या करते हैं, वहाँ से मुक्त कराकर ले आते हैं और पहलवानी दिखाकर राजा जो है वापस लाने, है ना, और साथ ही क्या करते हैं, इनके पहलवानी को देखकर जहांगीर जो है ना, इनकी जो अकोली है उसको माफ़ कर देते हैं और साथ ही इन्हें खिल्लत इनाम देकर, है ना, जो राजा का क्या करते हैं, मान मर्तबा को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा शिवदत्त शास्त्री के अनुसार कि गोपाल राय, जिनको गोपल्ला वीर भी कहा जाता है, ये राजा जहांगीर के दरबार में जाते हैं, वहाँ ये अपना पहलवानी का करतब दिखाते हैं जिससे जहांगीर जो है प्रसन्न हो जाते हैं और जो राजा कल्याण शाह है ना, जो कलचुरी शासक कल्याण शाह है, उनके जो अकोली जो कर है उसको माफ़ कर दिया जाता है, साथ ही उनको कुछ खिल्लत, है ना, इनाम देकर क्या करते हैं, राजा के मान मर्तबा को बढ़ाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ जहांगीर की आत्मकथा जिसका नाम है तुझू के जहांगीरी। ठीक है, इसमें कल्याण शाह के बारे में जो दिल्ली प्रवास का समय ये जहांगीर के शासनकाल में ऐसा बताया गया है। ठीक है, तो जहांगीर की जो आत्मकथा है नाम है तुझू के जहांगीरी। यहाँ से कल्याण शाह से संबंधित आपको जानकारी मिलेगी कि दिल्ली प्रवास में ये जहांगीर के शासनकाल में ही हुआ था। उसी प्रकार देखेंगे रतनपुर में गज किले के भीतर, याद रखना है रतनपुर में जो गज किला है उसी के भीतर श्री जगन्नाथ स्वामी का मंदिर का निर्माण करवाया किसने, तो कल्याण शाह ने। ठीक है, कल्याण शाह के बारे में आपको ये बात याद रखनी है कि रतनपुर में जो गज किला है उसी के भीतर श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया किसने, तो कल्याण शाह ने। साथ ही देखिएगा कल्याण शाह ने जमाबंदी प्रणाली और गण व्यवस्था का शुभारंभ में शुरुआत भी किया था, है ना। कल्याण शाह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने जमाबंदी प्रणाली और गण व्यवस्था का क्या किया था, प्रारंभ किया था या शुरुआत किया था, या जमाबंदी प्रणाली या गढ़ व्यवस्था के शुरुआतकर्ता का नाम क्या है, तो कल्याण शाह। साथ ही देवार गीतों में, है ना, जो छत्तीसगढ़ में गाया जाने वाला जो देवार गीत है वहाँ कल्याण शाह को जहांगीर के समकालीन बताया गया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में, है ना, जो देवार गीत गाया जाता है उसमें जो कल्याण शाह है उसको जहांगीर के समकालीन बताया गया है और साथ ही कल्याण शाह ने एक राजस्व पत्रिका भी प्रकाशित किया है, आपको याद रखना है। ठीक है, कल्याण शाह के बारे में एक बार बातें और याद रखनी है कि इन्होंने राजस्व पत्रिका का क्या किया है, प्रमोचन किया है, विमोचन किया है या प्रकाशित किया है। ठीक है, कल्याण शाह के बारे में आपको याद रखना है कि इन्होंने राजस्व पत्रिका का क्या तो प्रकाशन किया था, है ना, प्रकाशित किया था। ठीक, और उस समय आपको नाम याद रखना है मिस्टर चिस्म, जो बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी थे, है ना। मिस्टर चिस्म के बारे में याद रखना है कि बिलासपुर के प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी थे। 1868 में इनको जो राजस्व पत्रिका के आधार पर, है ना, जिसको प्रकाशित किया गया था कल्याण शाह के द्वारा, उसी को आधार बनाकर वंश पर ये क्या करते हैं, कलचुरी वंश पर ये प्रकाश डालते हैं। ठीक, तो 1868 के समय आपको याद रखना है ना, कि राजस्व पत्रिका के आधार पर किसके, तो जो कल्याण शाह द्वारा जो राजस्व पत्रिका क्या किया गया था, प्रकाशित किया गया था, उसी के आधार पर ये जो है, ठीक है, वंश पर, कलचुरी वंश पर क्या करते हैं, प्रकाश डालते हैं। साथ ही ठीक है, चिस्म इसी में बताते हैं कि रतनपुर और रायपुर जो है 18 गणों में विभाजित है। ठीक है, यही जो राजस्व पत्रिका है उसी के आधार पर मिस्टर चिस्म जो अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी होते हैं ये बताते हैं कि रतनपुर और रायपुर जो है 18 गणों में क्या होते हैं, विभाजित होते हैं। साथ ही आपको याद रखना है छेरछेरा पर्व, है ना, जो कल है, इसका प्रारंभ जो है कल्याण शाह के द्वारा किया गया। ठीक है, छेरछेरा पर्व जो कल के डेट में है, वर्तमान में हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना, उसका प्रारंभ या उसका शुरुआत भी कल्याण शाह ने किया था। ठीक है, और जो गोपल्ला गीत शासन में जो प्रचलित है ना, गोपल्ला गीत जो शासन में जो प्रचलित है ये जो है कल्याण शाह के शासनकाल के समय से ही शुरू हुआ है। ठीक है, गोपल्ला गीत जो शासन में प्रचलित है ना, गोपल्ला गीत जो किसके शासन में प्रचलित था, कल्याण शाह के शासन में प्रचलित था, आपको याद रखना है। तो कल्याण शाह के बारे में कुछ बातें आपको याद रखनी है कि ये अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, गोपल्ला गीत के अनुसार जहांगीर ने कल्याण शाह को 8 वर्षों तक बंदी बना के रखा था। ठीक है, जहांगीर की जो आत्मकथा तुझू के जहांगीरी, ठीक है, जिसमें जहांगीर के पुत्र का नाम है परवेज, वो कल्याण शाह को दिल्ली दरबार में क्या करते हैं, लेके जाते हैं और उनको क्या करते हैं, बंदी बना देते हैं। ठीक, बाबू रेवाराम के अनुसार जो राजस्व अधिकारी जो मांडला के होते हैं उनका और कल्याण शाह के बीच विवाद होता है और अकबर दरबार में, जिसके कारण कल्याण शाह को 8 वर्षों तक रखा जाता है। शिवदत्त शास्त्री के अनुसार गोपाल राय और गोपल्ला वीर, है ना, ये दोनों एक ही व्यक्ति के अलग अलग नाम है ना। ये जो है क्या करते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं और अपने जो पहलवानी का कर्तव्य है उसे दिखाकर राजा को वापस जो है मुक्त कराकर ले आते हैं। साथ ही अकोली माफ करा देते हैं और खिल्लत आदि दिलवा कर, है ना,
उसके बाद देखिए जहांगीर की आत्मकथा तुजू के जहांगीरी में, है ना, ये इनके दिल्ली प्रवास के बारे में संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। रतनपुर में गज किले के भीतर ये जो है श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर का निर्माण करवाते हैं, कौन? तो कल्याण साय। और साथ ही जमाबंदी प्रणाली और व्यवस्था की शुरुआत भी कल्याण साय के द्वारा किया जाता है। दीवार गीतों जहांगीर कालीन है ना, दीवार गीतों में कल्याण साय के बारे में बताया गया कि जहांगीर के समय के या उन्हीं के समय के थे। कल्याण साय के बारे में दीवार गीतों से जानकारी मिलती है कि जहांगीर के समकालीन थे, ठीक है। साथ ही कल्याण साय जो है राजस्व पत्रिका का क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं, इसके बारे में जानकारी भी हमें मिलती है। मिस्टर चिस्म जो बिलासपुर में रहते हैं, प्रथम अंग्रेज बंदोबस्त अधिकारी होते हैं। 1868 में जो राजस्व पत्रिका इनको मिलती है, उसी के आधार पर ये कलचुरी वंश का क्या प्रकाश डालते हैं, और उसी में ये बताते हैं कि रतनपुर और रायपुर जो है 18 गणों में विभाजित था। साथ ही छेरछेरा पर्व का प्रारंभ भी कल्याण साय के द्वारा किया जाता है, और गोपल्ला गीत जो है कल्याण साय के शासनकाल में प्रचलित था, ठीक है। ये आज का क्या है, कलचुरी वंश से संबंधित मेरे ख्याल से चौथा वीडियो है। इसके बाद देखते हैं दो, है ना, एक या दो वीडियो और आएगी, और यहाँ से कलचुरी वंश आपका जो रतनपुर क्षेत्र में जो कलचुरी वंश है जो शासन कर रहे थे, ठीक है, उससे संबंधित सारी चीज़ें आपसे यहाँ कंप्लीट हो जाएगी। ये आपको याद रखने के टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से 2-3 प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। चलिए ठीक है, आज की क्लास यहीं करते हैं, इसके बाद जो अगली क्लास है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी।